देखिए, आमतौर पर क्या होता है ना, जब हम किसी इमारत का ब्लूप्रिंट या नक्शा देखते हैं तो हमारी उम्मीद बहुत सीधी और स्पष्ट होती है। मतलब सब कुछ पहले से परिभाषित होता है। हाँ, वहाँ कल्पना के लिए कोई खास जगह नहीं होती। बिल्कुल। एक नीली रेखा का मतलब है कि यहाँ दीवार होगी और दूसरी का मतलब है कि यहाँ एक दरवाजा होगा। आप उसे देखते हैं और आपको पता होता है कि भौतिक दुनिया में वो कैसा दिखेगा। लेकिन जरा इस विचार को पलट कर देखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखते हैं जिसमें ईंट, पत्थर और सीमेंट का नहीं, बल्कि मानवीय चेतना और हमारी अनगिनत भावनाओं का नक्शा खींचा गया है। और जीवन के सबसे गहरे और जटिल रहस्यों का भी। सही बात है। पहली नजर में ना, बाहर से देखने पर वो किसी साधारण सराय या पुराने शराब खाने का नक्शा लगता है। लेकिन जैसे ही आप उस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, जैसे जैसे आप उस नक्शे की परतों को खोलते हैं, वो सिर्फ एक इमारत नहीं रहता, वो अचानक से पूरे ब्रह्मांड का चित्र बन जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। है ना? तो आज इस गहरी चर्चा में हम जिस मशहूर और ऐतिहासिक साहित्यिक कृति की गहराइयों में उतर रहे हैं, वो कुछ ऐसा ही अनुभव देती है। हम बात कर रहे हैं मधुशाला की। और ये सफ़र सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हमारा मकसद केवल एक कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ लेना नहीं है। हम उन प्रतीकों के पीछे छिपे पूरे मनोविज्ञान और दर्शन को डिकोड करने वाले हैं। उन प्रतीकों को जिन्होंने दशकों से पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। बिल्कुल। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ से बाहर निकलें तो इन पन्नों में जो रचा गया है वो असल में मानव जीवन की पूरी यात्रा है। तो फिर देर किस बात की, इस यात्रा की शुरुआत इसके बुनियादी ढांचे से ही करते हैं। अब इस पूरी कविता में 4 मुख्य स्तंभ हैं जो बार बार लौट कर आते हैं। हाला यानी शराब, प्याला यानी वो ग्लास जिसमें इसे पिया जाता है, साकी यानी वो जो इसे परोस रहा है, और मधुशाला यानी वो पूरी जगह जहां ये सब घटित हो रहा है। हाँ, एक साधारण पाठक को तो यही लगेगा। वही तो, अगर कोई इसे पहली बार पढ़े तो उसे लगेगा कि ये महज एक मदिरालय का वर्णन है। लेकिन असली आहा मोमेंट तब आता है जब हमें एहसास होता है कि यहाँ ये शब्द अपने भौतिक अर्थ में मौजूद ही नहीं है। एकदम सही कहा आपने, और इस बात को कवि ने स्वयं बहुत ही खूबसूरती से स्पष्ट भी किया है। अगर हम उन शुरुआती पंक्तियों को ध्यान से देखें तो वो लिखते हैं, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। क्या बात है। यहाँ कवि हमें सीधा बता रहा है कि वो किस शराब की बात कर रहा है। ये हाला किसी खेत में उगे अंगूरों से बनी भौतिक शराब नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उसकी कल्पना है। और फिर वो प्याले की बात करता है। ये प्याला न किसी मिट्टी या कांच का नहीं है, बल्कि ये वो कविता है, वो कला है या वो पुस्तक है जिसमें इन भावनाओं को ढाला गया है। अच्छा, और जो इसे परोस रहा है, मतलब जो साकी है, वो कौन है? साकी स्वयं वो रचनाकार है, वो कवि है जो अपनी कल्पनाओं और भावनाओं की इस मदिरा को दुनिया के सामने परोस रहा है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो लोग जो इसे पी रहे हैं, जो पाठक हैं। हाँ, कविता में स्पष्ट कहा गया है, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। यानी जो भी व्यक्ति इस कला को पढ़ रहा है, उसे महसूस कर रहा है, वो असल में उस मधुशाला का ग्राहक है। ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन देखिए, यहाँ एक और बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक परत है। कवि केवल साखी बनकर नहीं रुकता, एक बिंदु पर आकर वो खुद ही साखी बन जाता है, खुद ही पीने वाला बन जाता है और खुद ही वो मधुशाला बन जाता है। वो तीनों खुद ही बन जाता है। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपनी ही गहरी कल्पनाओं के हाथों से उस चेतना को पीता है तो वहां एक ऐसा आत्म मंथन होता है जहां बाहर की दुनिया पूरी तरह से मिट जाती है। आपकी इस बात को सुनते हुए ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही आधुनिक तुलना आ रही है। जैसे आज के समय में हम वर्चुअल रियलिटी या वीआर गेमिंग की बात करते हैं ना। हाँ, वीआर हेडसेट्स वगैरह। सही। तो मान लीजिए एक गेम डेवलपर एक पूरा सिमुलेशन बनाता है। जब आप उस वीआर हेडसेट को पहनते हैं तो आपको वहां एक जादुई काढ़ा या कोई जादुई तलवार दिखाई देती है। अब भौतिक दुनिया में उस तलवार या काढ़े का तो कोई वजूद नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, वो तो बस स्क्रीन पर है। हाँ, वो सिर्फ कंप्यूटर के कुछ कोड्स हैं, कुछ 0 और 1 का खेल हैं, जिन्हें आपके अंदर एक रोमांच या एक भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। मुझे लगता है कि मधुशाला भी एक ऐसा ही सिमुलेशन है। ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? कवि ने शब्दों का एक सिमुलेशन बनाया है जहां हाला और प्याला असल में मानवीय विचारों और भावनाओं के पावर अप्स हैं। आप उस किताब को खोलते हैं, आप उस सिमुलेशन में प्रवेश करते हैं और वो शब्द आपके अंदर के रसायनों को बदल देते हैं। ये सच में एक शानदार नजरिया है। दोनों ही मामलों में, चाहे वो वीआर गेम हो या ये कविता,
निर्माता एक अलग वास्तविकता का निर्माण कर रहा है ताकि आप अपनी असल दुनिया की सीमाओं से बाहर निकल सकें। सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि इस शब्दों के सिम्युलेशन में, इस मधुशाला में प्रवेश कौन करता है, और जब वो प्रवेश करता है तो समाज में उसकी क्या स्थिति होती है? ये सवाल हमें जीवन की दिशा और उस पथिक यानी यात्री के सफर की ओर ले जाता है। हाँ, वो यात्री जो चौराहे पर खड़ा है, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, वो जीवन के एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसके सामने कई रास्ते हैं और वो पूरी तरह से असमंजस में है। और वो लोगों से पूछता है कि किस पथ से जाऊं? बिल्कुल। और दुनिया का स्वभाव देखिए, हर कोई उसे एक अलग रास्ता बताता है, जिससे उसका भ्रम और बढ़ जाता है। आज के दौर में हम इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। जब आपके पास अनगिनत विकल्प होते हैं तो आप कोई भी फैसला नहीं ले पाते और वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। ये तो हमारे आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस असमंजस के बीच मधुशाला का दर्शन उस यात्री को एक बहुत ही स्पष्ट, सीधा और अटल जवाब देता है। कवि कहता है, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मतलब एक ही रास्ते पर चलते रहो। सही कहा। इसका सीधा सा अर्थ है कि जीवन में भटकाव बहुत होंगे, 100 लोग 100 अलग बातें कहेंगे, लेकिन अगर इंसान एक लक्ष्य चुन ले, पूरी निष्ठा के साथ एक रास्ता पकड़ ले और निरंतर उस पर चलता रहे, तो उसे अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। ये समर्पण की बात है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। देखिए, हम यहाँ जिस प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब खाना और नशा, आमतौर पर दुनिया में किसी भी तरह का नशा इंसान को उसके लक्ष्य से भटकाता है। नशा इंसान को आलसी बनाता है, उसकी सुध-बुध छीन लेता है। तो फिर यहाँ ये मधुशाला ध्यान केंद्रित करने और एक रास्ते पर चलने का माध्यम कैसे बन रही है? ये विरोधाभास कैसे काम कर रहा है, यही आप सोच रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। ये बहुत अजीब लगता है सुनने में। ये विरोधाभास ही इस पूरी रचना की सबसे बड़ी ताकत है और इस सवाल का जवाब उस नशे की प्रकृति को समझने में है। जब हम भौतिक नशे की बात करते हैं तो वो हमारी चेतना को सुन कर देता है, हमें यथार्थ से दूर ले जाता है। हाँ, रियलिटी से काट देता है। लेकिन यहाँ जिस नशे की बात हो रही है वो कल्पना, भावुकता और ज्ञान का नशा है। जब किसी व्यक्ति को अपने विचार, अपनी कला या अपने लक्ष्य का नशा हो जाता है तो वो सुन नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह से जागृत हो जाता है। अच्छा, मतलब वो एक जुनून बन जाता है। बिल्कुल। वो एक ऐसा जुनून है जो उसे समाज के शोर शराबे, भटकाव और सतही चिंताओं से मुक्त कर देता है। इसीलिए ये नशा भटकाता नहीं, बल्कि एक लेजर की तरह आपके ध्यान को केंद्रित करता है। ये स्पष्टीकरण बहुत सी चीजों को साफ कर देता है। और जब इंसान का ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो समाज के बनाए हुए सतही नियम भी पीछे छूट जाते हैं। ये हमें उस बिंदु पर लाता है जहां ये व्यक्तिगत यात्रा अचानक से एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेती है। सही कहा आपने। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस मधुशाला में रंक और राव यानी एक भिखारी और एक राजा के बीच कोई भेद नहीं होता। जब वो दोनों वहां आकर बैठते हैं तो उनकी सामाजिक हैसियत दरवाजे के बाहर ही रह जाती है। बिल्कुल। कवि ने इसे समानतावाद की प्रथम प्रचारक कहा है। और जरा सोचिए कि कवि ने समानता दर्शाने के लिए सराय या मधुशाला को ही क्यों चुना। इसका एक ऐतिहासिक और सामाजिक कारण है। वो क्या है? ऐतिहासिक रूप से शराब खाने समाज की वो गिनी चुनी जगहें रही हैं जहां सामाजिक पदानुक्रम यानी सोशल हायरार्की कुछ समय के लिए धुंधला पड़ जाता है। वहां एक ही मेज पर एक मजदूर और एक जमींदार बैठ सकते हैं। ये तो है। कवि ने इस भौतिक सत्य को एक आध्यात्मिक और सामाजिक समानता के रूपक में बदल दिया। यहाँ हैसियत कोई मायने नहीं रखती। और पता है, ये समानता केवल पैसे या हैसियत तक सीमित नहीं है। यहाँ हमें उस हिस्से पर गौर करना चाहिए जो तत्कालीन समाज की कठोरता पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करता है। मूल स्रोत में बताया गया है कि जहाँ एक तरफ धर्म के नाम पर बनाए गए मंदिर और मस्जिद लोगों को बांटते हैं, उनके बीच दूरियां और बैर बढ़ाते हैं, वहीं ये मधुशाला हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही प्याले से पिलाकर उनके बीच प्रेम और मेल कराती है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है ताकि किसी को गलतफहमी ना हो कि कवि का उद्देश्य किसी धर्म विशेष पर प्रहार करना नहीं है। ये असल में उस पाखंड पर चोट है जहाँ इंसान को इंसान से अलग किया जाता है। मधुशाला यहाँ इंसानियत की उस आदिम एकता का प्रतीक बन जाती है जिसे समाज ने भुला दिया है। ये एक बहुत ही सशक्त तर्क है। जो संस्थाएं मूल रूप से समाज को जोड़ने, नैतिक मूल्य देने और शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई थीं, जब वही विभाजन और नफरत का कारण बनने लगे
तो कवि एक ऐसी विद्रोही जगह का निर्माण करता है जो इन सारी संस्थाओं को चुनौती देती है। वो कहता है कि उसका ये प्रतीकात्मक शराबखाना उन पवित्र स्थानों से ज्यादा पवित्र है, क्योंकि यहाँ इंसान सिर्फ इंसान होता है। सही बात है। तो अब एक नया सवाल आता है, अगर ये मधुशाला एक समाज के भीतर इतनी गहरी समानता और एकता ला सकती है, तो क्या ये केवल इंसानों और उनकी बस्तियों तक सीमित है? जब हम इस कविता की और गहराई में जाते हैं तो अचानक ये पूरी तस्वीर न जूम आउट होने लगती है। हाँ, ये पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कमरे या एक इमारत की बात नहीं रह जाती। कवि ने पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को ही एक विशाल मधुशाला में बदल दिया है। ये हिस्सा यकीनन सबसे खूबसूरत और दार्शनिक रूप से सबसे विशाल है। यहाँ इंसान की बनाई 4 दीवारी टूट जाती हैं। वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया गया है वो अद्भुत है। उसमें कवि क्या कल्पना करता है? कल्पना कीजिए कि पूरा आसमान एक महफिल बन गया है। काले बादल साकी बन जाते हैं जो मदिरा लेकर आए हैं, और जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही हैं वो निरंतर गिरती हुई हाला हैं। और ये पूरी धरती जो उस बारिश को सोख रही है वो एक प्याला बन जाती है। मैं इस पूरी अवधारणा की तुलना विज्ञान के एक सिद्धांत से करना चाहूंगा, जिसे फ्रैक्टल ज्योमेट्री कहते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए। फ्रैक्टल ज्योमेट्री की खासियत ये होती है कि आप उसमें एक बहुत छोटे से पैटर्न को देखते हैं, और फिर जब आप जूम आउट करते हैं तो वही पैटर्न आपको बड़े स्तर पर दिखाई देता है। आप और जूम आउट करते हैं तो वही आकार हर जगह खुद को दोहराता हुआ मिलता है। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ कवि ठीक वही कर रहा है। हमने शुरुआत एक छोटे से प्याले, एक इंसान और एक साकी से की, लेकिन जब कवि जूम आउट करता है तो वही साकी और प्याले का फ्रैक्टल पैटर्न बादलों और धरती में दिखता है। रात के समय आकाश एक प्याला बन जाता है जिसमें तारे शराब की बूंदों की तरह झलमिलाते हैं। सही। और सुबह की लालिमा साकी बनकर आती है। शाम का ढलता सूरज भी साकी बनकर अपनी छटा बिखेरता है। यहाँ तक कि अगर आप जूम इन करें तो एक छोटे से उपवन में एक फूल प्याला बन जाता है और भंवरा उसे पीने वाला बन जाता है। पूरा ब्रह्मांड ऐसी एक पैटर्न में गुंथा हुआ है। फ्रैक्टल ज्योमेट्री की ये तुलना सच में इस विचार को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि जो नियम एक सूक्ष्म स्तर पर एक व्यक्ति के मन में लागू हो रहा है, वही नियम पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर भी काम कर रहा है। प्रकृति का हर कण इसका हिस्सा है। बिल्कुल। प्रकृति का हर कण किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांडीय मधुशाला का हिस्सा है। हर कोई कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहा है, कोई ना कोई रस पी रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है मेरे मन में। अगर सब कुछ इतना ही लयबद्ध है, अगर पूरी प्रकृति एक ही सुंदर पैटर्न में नाच रही है और समाज में इतनी समानता है, तो फिर इस कविता में इतना दर्द क्यों है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। क्योंकि आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ये सिर्फ जश्न की कविता नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जिन्हें पीड़ा में आनंद मिलता है, जिनके हृदय जले हुए हैं, ये उनके लिए है। तो आखिर ये दुख कहाँ से आ रहा है? और यही वो मोड़ है जहां ये कविता एक रोमानी कल्पना से निकलकर मानव जीवन के सबसे कठोर यथार्थ से टकराती है। इंसान की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसकी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। कवि उस दर्द का बहुत ही सटीक वर्णन करता है जहां पीने वाला प्याले के पीछे भाग रहा है, लेकिन नियति हमेशा उस प्याले को उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रखती है। एक पंक्ति है, हाथों में आने आने में हाय फिसल जाता प्याला। ये तो बिल्कुल एक भूरिग तृष्णा है, यानी मिराज की तरह है। बिल्कुल वैसा ही है। हम इंसानों का मनोविज्ञान भी तो ऐसा ही है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि बस ये एक चीज मिल जाए, वो नौकरी मिल जाए, वो घर मिल जाए या वो रिश्ता मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उस लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, जैसे ही वो प्याला हमारे होठों को छूने वाला होता है, हमारी इच्छाएं आगे खिसक जाती हैं। वो प्याला फिसल जाता है। हाँ, हम बस उस रेगिस्तान में भागते रहते हैं। और इस भागदौड़ का, इस लगातार पीछा करने का अंत कहाँ होता है? इस पूरी जद्दोजहद का अंतिम पड़ाव क्या है? ये सवाल हमें जीवन के सबसे अटल और अंतिम सत्य की ओर ले जाता है, यानी मृत्यु। कवि ने मृत्यु को किस रूप में देखा है? कवि ने यहाँ यम यानी मृत्यु के देवता को एक अलग ही रूप में प्रस्तुत किया है। यम कोई डरावना अंत नहीं है, बल्कि वो अंतिम साखी है। और वो जो मदिरा लेकर आता है वो काली हला है। ये वो हला है जिसे पीकर इंसान फिर कभी होश में नहीं आता। उसकी सारी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है। मौत को इस तरह से देखना बहुत ही अनोखा है। लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो कवि की अपनी अंतिम इच्छाएं बहुत ही चौंकाने वाली हैं।
वो सदियों पुराने कर्मकांडों को सीधे तौर पर नकार देते हैं। वो कैसे? जैसे वो नहीं चाहते कि उनके प्राण निकलते समय उनके होठों पर तुलसी या गंगाजल रखा जाए। इसके बजाय वो मदिरा और प्याले की मांग करते हैं। यहां तक कि वो कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में लोग राम नाम सत्य की जगह सच्ची मधुशाला कहते हुए चलें। अब एक पल के लिए रुकिए। हाँ। यहां मुझे थोड़ा संदेह होता है, क्या जीवन के अंत में इस तरह की बातें करना सिर्फ समाज को छिड़ाने के लिए एक विद्रोह है? क्या यह महज ध्यान खींचने का तरीका है, या इसके पीछे जीवन को स्वीकार करने का कोई बहुत ही गहरा और चरम स्तर छुपा है? देखिए, ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के दर्शन को समझें तो ये कोई सतही विद्रोह नहीं है। ये अपनी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी के प्रति अंतिम समय तक ईमानदार रहने की बात है। अच्छा। आमतौर पर समाज में क्या होता है, इंसान जीवन भर हर तरह के समझौते करता है, गलतियां करता है, लेकिन मृत्यु के समय वो अचानक से एक कृत्रिम पवित्रता ओढ़ लेना चाहता है। हाँ, सब कुछ पाक साफ दिखाना चाहता है। कवि बस उस पाखंड को नकार रहा है। वो मृत्यु को शोक या किसी धार्मिक भय की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह देख रहा है। ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि जीवन जैसा भी था, पीड़ा से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, संघर्ष से भरा हुआ, मैंने उसे उसकी पूरी समग्रता में उसी मधुशाला के रूप में जिया है। तो फिर विदाई भी उसी अंदाज में क्यों ना हो? ये एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है कि आप मृत्यु को भी उसी नजरिए से देखें जिससे आपने जीवन को देखा है। अब इस मृत्यु और अंतिम विदाई की बात करने के बाद मेरे मन में उस व्यक्ति के बारे में जानने की बहुत तीव्र उत्सुकता पैदा होती है। कवि स्वयं। हाँ, इतने विशाल, ब्रह्मांडी और गहरे दर्शन को रचने वाले व्यक्ति का अपना आधार क्या है? वो खुद किस मिट्टी का बना है? और इस कृति का अंतिम हिस्सा, जिसे हम एक तरह का परिशिष्ट या अपेंडिक्स मान सकते हैं, वो हमें सीधे कवि के अंतर्मन में ले जाता है। हाँ, इस हिस्से में कवि अपने व्यक्तिगत इतिहास और अपने मानसिक द्वंद्व को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। वो अपने पारिवारिक इतिहास का जिक्र करते हुए अपने कायस्था कुल का उल्लेख करता है और बड़े गर्व के साथ, या शायद एक दार्शनिक व्यंग्य के साथ, कहता है कि उसके खून में 75% हला है। उसके पूर्वजों के हाथों ही ये मदिरा बिकी है। वो अपने भौतिक और पारिवारिक सत्य को स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन खून का ये भौतिक सत्य सिर्फ ऊपरी परत है। असली सत्य तो इसके बाद आता है। ये पूरी मधुशाला, ये इतना बड़ा दर्शन कोई वातानुकूलित कमरे में बैठकर हवा में नहीं बुना गया है। तो फिर ये कैसे बना है? यही इस पूरी रचना की आत्मा है। कवि स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उसने इस पूरी इमारत को अपनी कुचली हसरतों की राख से बनाया है। उसने अपनी जलती हुई छाती से आंसुओं की हला खींची है। जब आप इन शब्दों पर गौर करते हैं तो एहसास होता है कि ये कोई खुशी या मस्ती में गाया गया गीत नहीं है। ये दर्द से निकला है। हाँ, ये गहरे अवसाद, टूटे हुए सपनों और एक इंसान की निजी पीड़ा के मंथन से निकला हुआ अमृत है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ये मधुशाला असल में दुनिया की नज़र से छुपने की जगह, या जिसे हम पलायन या एस्केपिज्म कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। कई बार लोग नशे या कला को भागने का रास्ता मानते हैं, लेकिन ये तो कवि के अपने दर्द और संघर्ष का एक ऐसा भव्य स्मारक है जिसे उसने अपने ही आंसुओं से सींचा है। सही पकड़ा आपने। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जब दुनिया के दूसरे थके हारे लोग, जिन्हें समाज ने तोड़ दिया है, वो यहाँ आए तो उन्हें लगे कि कोई है जो उनके दर्द को समझता है, उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। वो व्यक्ति खुद रोकर दूसरों के लिए सुकून की एक जगह बना रहा है। और देखिए, यही एक सच्चे रचनाकार की एक महान कला की पहचान होती है। वो अपने सबसे गहरे जख्मों को एक ऐसी ढाल में बदल देता है जो सदियों तक दूसरों की रक्षा करती है और उनके लिए मरहम का काम करती है। कवि जानता है कि भौतिक चीजें खत्म हो जाएंगी, इसीलिए वो कहते हैं कि भले ही मदिरालय टूट जाए, भले ही प्याला फूट जाए, लेकिन मानवीय भावनाओं और कल्पना से बनी ये मधुशाला हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि इंसान का दर्द और उसकी चेतना कभी खत्म नहीं होती। क्या बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण से प्याले और शराब के प्रतीक से शुरू करके हमने एक ऐसा सफर तय किया जिसने हमें सब कुछ दिखा दिया। हमने उस वीआर सिमुलेशन जैसी दुनिया को समझा, समाज की समानता को देखा जहां रैंक और राव एक हो जाते हैं। हाँ, और हमने उन फ्रैक्टल पैटर्न्स को भी देखा। बिल्कुल, हमने फ्रैक्टल ज्योमेट्री के जरिए उस ब्रह्मांडीय पैटर्न को समझा जो एक फूल से लेकर आकाश गंगाओं तक फैला है। और अंततः हमने जीवन के मृगतृष्णा वाले दर्द और मृत्यु की वास्तविकता का सामना किया।
ये सफर साबित करता है कि यहाँ बात शरीर की किसी नशे की नहीं, बल्कि आत्मा चेतना और उस असीम कल्पना की है जो इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ती है। सही कहा आपने। हमने राह पकड़ तू एक चला चल के संकल्प से लेकर यम आएगा साकी बनकर कि अटल सच्चाई तक जो कुछ भी देखा वो असल में मानव जीवन का ही ब्लूप्रिंट है, जिसका जिक्र आपने चर्चा की शुरुआत में किया था। एक ऐसा नक्शा जो कभी पुराना नहीं पड़ता। एकदम सही। और आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक विचार आप सबके साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज के इस युग में जहां हम सूचनाओं की बाढ़ में जी रहे हैं, जहां हमारे पास अनगिनत विकल्प हैं, लेकिन फिर भी हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में उलझे हैं, जहां हम अलग अलग विचारधाराओं में बुरी तरह बटे हुए हैं और इस डिजिटल दुनिया के शोर में एक दूसरे से और खुद से कटते जा रहे हैं, ऐसी में हमारी अपनी वो व्यक्तिगत मधुशाला क्या हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। वो कौन सा विचार, कौन सी कला या कौन सा स्थान हो सकता है जो हमारे सारे मतभेदों, हमारे सामाजिक रुतबे, हमारी नफरतों और हमारे इस शोर को भुलाकर हम सभी को एक समान धरातल पर ला खड़ा करें, जहां हम इंसान को सिर्फ इंसान के रूप में देख सकें? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि शायद आज के इस बढ़ते हुए दौर में हमें उस ब्लूप्रिंट और उस मधुशाला की सबसे ज्यादा जरूरत है।